Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Studyfy Hub. My name is Nikita Mittal and currently I am working as TGT Social Science in Delhi Government School. So हमारी सीरीज चल रही है NCERT पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये चल रहा है अभी फिलहाल। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम चैप्टर में आगे की बात करेंगे, जिसमें जनरल सेक्रेटरी और साथ में जो यूएन की जो स्थिति थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे जनरल सेक्रेटरीज की। जो यूएन के पहले जनरल सेक्रेटरी रहे वो कौन थे? त्रिग्वे लिए। ये कहाँ से थे? ये थे नॉर्वे से। इन्होंने क्या क्या काम किए? इन्होंने ही वर्कड फॉर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू। तो इन्होंने सीज फायर के लिए काम किया। जो इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर इशू पर जो वॉर वगैरह चल रहा था उसको रुकवाने का काम किसने किया? त्रिग्वे लिए ने। दूसरा, ही क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज फेलियर टू क्विकली एंड द कोरियन वॉर। तो इन्होंने ये कोरियन वॉर को रुकवाने में असफल रहे, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है। दूसरे जो जनरल सेक्रेटरी है कौन? डैग हैमरशोल्ड। ये कहाँ से थे? स्वीडन से थे। ये जो है इन्होंने किस चीज के लिए काम किया? जो स्वेज कनाल डिस्प्यूट था उसको रुकवाने का काम किया। साथ में अफ्रीका के डीकोलोनाइजेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोबेल पीस प्राइज दिया गया इनको पोस्टमसली यानी मरणोपरांत। कब दिया गया? 1961 में। क्यों दिया गया? टू सेटल कॉन्गो क्राइसिस। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है कि कौन से यूएन के जनरल सेक्रेटरी को नोबेल पीस प्राइज मिला पोस्टमसली। तो आंसर हो जाएगा डैग हैमरशोल्ड। तीसरे की बात करें, तीसरे कौन रहे? यू थांत। ये कहाँ के थे? बर्मा के। ये कहाँ के थे? बर्मा, जो आज के टाइम पे म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने किस चीज के लिए काम किया? इन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को खत्म कराने का काम किया, उसको रिजॉल्व कराने का काम किया, और साथ में इन्होंने कॉन्गो क्राइसिस को खत्म कराने का भी काम किया। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साइप्रस में यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था। चौथे व्यक्ति कौन? कुर्थ वॉल्डीम। ये कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रिया के। इन्होंने किस चीज के लिए काम किया? ही मेड एफर्ट्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ नामीबिया एंड लेबनन। तो नामीबिया और लेबनन में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व कराने का काम इन्होंने किया। साथ में इन्होंने जो ही ओवरसॉ द रिलीफ ऑपरेशन इन बांग्लादेश में इन्होंने रिलीफ ऑपरेशन चलाया। और साथ में चाइना ब्लॉक्ड हिज बिड फॉर अ थर्ड टर्म। इन्होंने 2 टर्म काम किया, लेकिन चाइना ने जो है वीटो का यूज कर लिया कि इनकी टर्म जो है वो यूज नहीं, इनकी थर्ड टर्म जो है वो नहीं आनी चाहिए। पांचवे कौन रहे? जेवियर पेरेज दी स्यूलर। जेवियर पेरेज दी स्यूलर। ये कहाँ के थे? ये थे पेरू के। इन्होंने किस चीज के लिए काम किया? ही वर्कड फॉर पीस इन साइप्रस, अफगानिस्तान एंड एल सल्वाडोर। तो इनका जो टर्म रहा 1982 से 1991 में, जब क्राइसिस चल रहा था कहाँ पर? साइप्रस, अफगानिस्तान एंड एल सल्वाडोर में, जहाँ पर मिलिट्री रूल वगैरह चल रहा था। तो इन्होंने पीस के लिए काम किया। साथ में इन्होंने ही मीडिएटेड बिटवीन ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना आफ्टर दी फाकलैंड्स वॉर। तो इन्होंने मीडिएट किया बिटवीन ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना के बीच में। कब? फाकलैंड वॉर के दौरान। नेगोशिएटेड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ नामीबिया। और इन्होंने नेगोशिएट किया किसके लिए? नामीबिया के को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। छठवें बहुत इंपॉर्टेंट, बुटरस घाली। ये कहाँ के थे? ये थे इजिप्ट के। कब से कब तक रहे? 1992 से 1996 तक। उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की, कौन सी? एन एजेंडा फॉर पीस। कंडक्टेड अ सक्सेसफुल यूएन ऑपरेशन इन मोजाम्बिक, ब्लेम्ड फॉर द यूएन फेलियर इन बोस्निया, सोमालिया एंड रवांडा। इनको ब्लेम भी किया जाता है यूएन के फेलियर के लिए। कहाँ? बोस्निया, सोमालिया एंड रवांडा में। ड्यू टू सीरियस डिसएग्रीमेंट्स द यूएस ब्लॉक्ड अ सेकंड टर्म फॉर हिम। तो कई सारे जो है इनसे कई जो कंट्रीज थी जैसे यूएस वो नाखुश थी, इसलिए इन्होंने सेकंड टर्म के लिए मना कर दिया बुटरस घाली के लिए। तो कोई भी एक कंट्री अगर वीटो का यूज कर लेती है परमानेंट मेंबर से, तो जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका जो नेक्स्ट टर्म है या कोई अपोज करता है तो उनका नेक्स्ट टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म के लिए उनको नहीं चुना जाता। सो कोफी ए अन्नान की बात करेंगे तो कोफी ए अन्नान ये 7th जनरल सेक्रेटरी रहे यूएन के। ये कहाँ से थे? घाना से थे। ये कब से कब तक रहे? 1997 से 2006 तक इनका टर्म था। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज की, इन्होंने एक ग्लोबल फंड क्रिएट किया टू फाइट एड्स,
टीबी एंड मलेरिया, ताकि सभी जो कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं वो क्या करें, या फिर कोई जो एनजीओज हैं या कुछ लोग जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन बीमारियों से लड़ने के लिए, इसलिए इन्होंने एक ग्लोबल फंड को क्रिएट किया। साथ में इन्होंने ही डिक्लेयर्ड द यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक एज एन इलीगल एक्ट। तो इराक पर जो यूएस के द्वारा जो इन्वेजन किया गया था, जो आक्रमण किया गया था, उसको इन्होंने इलीगल एक्ट ठहराया। और साथ में इन्होंने एक पीस बिल्डिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ की, ह्यूमन राइट काउंसिल इन्होंने इस्टेब्लिश की कब, 2005 में, और इन्हें 2001 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ये है कोफी अन्नान। तो इनके लिए इनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 8वें बान की मून। 8वें कौन है? बान की। इनका टर्म कब से कब तक का रहा? 2007 से लेकर 2016 तक, यानी कि 2 टर्म इन्होंने सक्सेसफुली अपने पूरे कर लिए थे। कहाँ से हैं ये? साउथ कोरिया से रहे ये। द सेकंड एशियन टू होल्ड द पोस्ट, ही वाज द सेकंड एशियन टू होल्ड द पोस्ट। उन्होंने क्लाइमेट चेंज को हाईलाइट किया और साथ में फोकस किया एमडीजीज यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, एसडीजी और एमडीजी पर उन्होंने फोकस किया। वर्कड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूएन विमेन, और ये इंपॉर्टेंट इनका है, यूएन विमेन के क्रिएशन के लिए इन्होंने काम किया। एम्फसिस्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड न्यूक्लियर डिस आर्मामेंट, तो इन्होंने मोस्टली एम्फसाइज किया कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उनका रिजोल्यूशन होना चाहिए, साथ में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यानी कि कंट्रीज को अब न्यूक्लियर जो पावर है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, इस पे उन्होंने एम्फसिस किया। 9वें जो फिलहाल आपके चल रहे हैं अभी प्रेजेंट में जनरल सेक्रेटरी, कौन? एंटोनियो मैनुअल डी ओलिवेरा गुटेरस। इनका नाम बहुत लंबा है, लेकिन इनको बोला जाता है सीधा सीधा एंटोनियो गुटेरस। अगर कहीं भी नाम आ जाए, प्रेजेंट जनरल ऑफ यूएन कौन है? प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो 2017 के बाद ये एट प्रेजेंट चल रहे हैं। ये कहाँ के हैं? पोर्टुगल के हैं। ये इनका सवाल मोस्टली पूछा जाता है क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ये पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पोर्टुगल के, फ्रॉम 1995 टू 2002। He was the United Nations High Commissioner for Refugees during 2005 to 2015. He was the president of Socialist International from 1999 to 2005. He is serving as the 9th Secretary General of the UN. तो एंटोनियो गुटेरस जो है वो है प्रेजेंट सेक्रेटरी। तो ये बात कर ली हमने यूएन जनरल सेक्रेटरीज की, में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला जनरल सेक्रेटरी ट्रेगवे लिए, दूसरे जो है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला पोस्टमसली, डैग हैमर्सहोल्ड, और उसके बाद में और कौन से इंपॉर्टेंट है? बुटरस घाली को क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, एन एजेंडा फॉर पीस, और साथ में कोफी ए अन्नान, क्यों इनको नोबेल पीस प्राइज मिला 2001 में। और बान की मून को क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि इन्होंने एमडीजी और एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उन पर फोकस किया। और साथ में अभी जो प्रेजेंट के हैं एंटोनियो गुटेरस, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर के बाद। कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1991 में। तो हम बात करेंगे 1991 से आगे की। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद में यूएन में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए? दो डिमांड उठी बेसिकली यूएन में रिफॉर्म करने की। एक तो स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए, दूसरा जुरिस्डिक्शन जो है उसमें चेंज होना चाहिए। स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होना चाहिए? स्ट्रक्चर में क्यों चेंज होना चाहिए? क्योंकि क्या डिमांड उठी? डिमांड टू इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, जो कि हर साल जिनमें से 5 चुने जाते हैं। 5 नए मेंबर चुने जाते हैं। इसमें ये जो नंबर था, इसमें डिमांड की गई कि इनकी जो मेंबरशिप है ज़्यादा कंट्रीज, अब इनमें ज़्यादा कंट्रीज को चुना जाना चाहिए। जुरिस्डिक्शन, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी ये डिमांड थी कि जो यूएन का जो रोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन
पीस एंड सिक्योरिटी मिशन, इनमें ज़्यादा रोल होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो छोटी कंट्रीज़ पे क्या कर सकती हैं, आक्रमण कर सकती हैं। और कई बार देखा गया है, और अभी भी जो चल रहा है, जैसे यूक्रेन पर वॉर चल रहा है, और साथ में इजराइल पैलेस्टीन का जो वो चल रहा है इशू चल रहा है, इराक में चल रहा है। तो ये इन कंट्रीज़ की कुछ जो एलडीसी और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी डिमांड है कि जो यूएन का रोल होना चाहिए वो होना चाहिए टू मेंटेन पीस और सिक्योरिटी मिशंस में इसका मेन रोल होना चाहिए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं कि यूएन का रोल जो है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज वांट द रोल ऑफ द यूएन टू बी कन्फाइंड टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि जो यूएन का रोल होना चाहिए वो डेवलपमेंट को लेकर, ह्यूमैनिटेरियन वर्क को लेकर, साथ में जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह जैसे इशू आते हैं, नेचुरल कैलामिटीज जैसे इशू आते हैं, उनको सुलझाने में इनका रोल होना चाहिए। डिमांड फॉर रिफॉर्म्स एंड एक्सपेंशन एट यूएनएससी, डिमांड की हुई, क्या जरूरत हुई, क्यों, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक कैसे, क्योंकि 5 मेंबर ऐसे हैं जो कि परमानेंट है, 5 मेंबर ऐसे हैं जो कि परमानेंट है, जिनके पास क्या है, वीटो पावर है, जिनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, नेगेटिव वोट, नेगेटिव वोट, यानी कि सिर्फ एक कंट्री इन 5 में से किसी भी एक डिसीजन को बदल सकती है, चाहे उनमें से 4 जो है सपोर्ट में हो, 4 सपोर्ट में हो, लेकिन एक ने अगर उसको सपोर्ट नहीं किया तो वो डिसीजन जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक है। और साथ में कुछ ही कंट्रीज हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी टोटल 15 मेंबर हैं, और मेन इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं, यूएनएससी में। तो इन क्योंकि टोटल मेंबर 193 हैं, लेकिन 15 कंट्री ऐसी हैं जो मेन डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और बाकी सब ऐसे ही। तो ये बहुत ही ज्यादा अनडेमोक्रेटिक है। इन इक्विटेबल इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक पावर लाइक जापान, जर्मनी, इंडिया एंड ब्राजील आर नॉट पार्ट ऑफ P5। तो बहुत ही ज्यादा इन इक्विटेबल इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और इंग्लैंड है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एकदम डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो 75% ऑफ यूएनएससी वर्क इज फोकस्ड ऑन अफ्रीका। तो अफ्रीका तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साथ में जो अभी जो इमर्जिंग पावर है, जापान, जर्मनी, इंडिया, ब्राजील, तो इनका भी कोई रोल नहीं है इसमें। तो कुछ ही कंट्रीज जो पहले से डेवलप्ड है, सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन। टू पावरफुल, जो यूएनएससी की जो मेंबर कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो जो है अभी तक की डेवलप्ड कंट्रीज हैं। साथ में उन ये जो सारी कंट्रीज है वो सारी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, और ये कंट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं यूएन को। तो वो क्या है, यूएन में बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। तो उनका हर डिसीजन जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर एक भी कंट्री ने 5 कंट्री में से वो मना कर दिया तो वो डिसीजन जो है नल एंड वॉइड हो जाता है। वेपन्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एट द हेल्प, यानी कि जो कंट्री सबसे ज्यादा वेपन एक्सपोर्ट करती हैं वही कंट्रीज जो है वो पार्ट है। तो वो क्यों चाहेंगी कि जो छोटी कंट्रीज हैं, ये जो इमर्जिंग पावर है, वो इस चीज का पार्ट बने, क्यों। और यही कंट्रीज ज्यादा देखा गया है, यही कंट्रीज ज्यादातर क्या करती हैं, इन्वेड करती हैं छोटी कंट्रीज को। P5 कंट्रीज इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और यही देखा गया है जो लास्ट ट्रेंड्स हैं उसमें, कि जिनके पास पावर है, जो ऑलरेडी पावरफुल कंट्रीज है, जैसे यूके, रसिया, यही कंट्रीज क्या करती हैं, दूसरे देशों पर आक्रमण करती है। जैसे फिलहाल में अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। यूक्रेन और रसिया दोनों में पावरफुल कौन है, दोनों में पावरफुल कौन है, रसिया। पावरफुल कौन है, रसिया। तो अब ये उतना ज्यादा पावरफुल है कि यूक्रेन को बहुत जल्दी क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो ये वॉर जो है चल रहा है, बहुत टाइम से ये वॉर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है जो P5 कंट्रीज के जो मेंबर हैं, P5 कंट्रीज जो है वही ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होती हैं। डिमांड क्या है, कौन कौन सी इश्यूज हैं, तो डिमांड ये है कि वीटो पावर जो है, या तो वीटो पावर वाली जो कंट्रीज हैं उनको, जो वीटो पावर यानी जो परमानेंट मेंबर हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है, उस परमानेंट मेंबर में उस नंबर को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, यानी परमानेंट मेंबर को बढ़ाया जाए। रीजनल रिप्रेजेंटेशन, यानी हर रीजन से जो है वो परमानेंट मेंबर वहां होना चाहिए। साइज ऑफ द एनलार्ज काउंसिल एंड इट्स वर्किंग मेथड, और जो काउंसिल है उसका साइज जो है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए, और इसके जो वर्किंग मेथड है उसको कहीं ना कहीं चेंज किया जाना चाहिए। ये डिमांड है। यूएन में जब ये बना था तब कितने कंट्रीज थे, 51 कंट्रीज। तो जनरल असेंबली में भी कितनी कंट्रीज में, 51 कंट्रीज। सबके पास एक वोट है, सबका एक रिप्रेजेंटेटिव, तो
51 कंट्री। लेकिन आज के टाइम पे अगर 2011 में 193 मेंबर हो गए थे और तब से लेके अब तक 193 मेंबर है, यानी कि 1945 में देखेंगे 51 मेंबर थे, 2011 से लेके अगर प्रेजेंट टाइम तक देखें तो कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर। ठीक है, किसमें, यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल में, जनरल असेंबली में। वहीं यूएनएससी में देखेंगे तो 1945 में स्टार्टिंग में इसमें नॉन परमानेंट मेंबर थे 6 परमानेंट, वही 5 के 5, 6 मेंबर जो नॉन परमानेंट। लेकिन 1965 में ये नंबर बदल कर यहाँ +4 कर दिया गया, यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया, 6 से कितने हो गए, ये 10 हो गए। और तब से लेकर हम देखेंगे यूएन जनरल असेंबली में कम से कम 3 गुना संख्या हो गई, और यूएनएससी में वहीं की वहीं परमानेंट मेंबर 5 के 5, बस वो 6 से 10 कर दिए, वो भी कब, 1965 में। तो क्या ये आज के टाइम की नीड को फुलफिल करते हैं, तो बिल्कुल फुलफिल नहीं करते। परमानेंट मेंबर तो वही के वही हैं। इन 1992 अ रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय यूएनजीए ओवर द रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो एक रेजोल्यूशन लाया गया 1992 में, जिसमें 3 कंप्लेंट लोगों ने की। क्या क्या, यूएनएससी नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटी। जैसे कि हमने देखा कि आज के टाइम पे तो इतने ज्यादा मेंबर हैं, और पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटी यानी कि उस टाइम पर जो कोल्ड वॉर था, ये 1992 में पूछा गया, तो कोल्ड वॉर की जस्ट बाद यूएसए वाज द ओनली सुपर पावर, सोल सुपर पावर। यहाँ पर यूएसए वाज द ओनली सोल सुपर पावर। तो यूएसए का रोल बहुत ज्यादा था किसमें, यूएन में, तो यूएनएससी में भी बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पर ये कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल रियलिटी थी उसको जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। जो इसके डिसीजंस थे वो ज़्यादातर वेस्टर्न वैल्यूज से, वेस्टर्न इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं प्रभावित होते थे, और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन तो था ही नहीं। ये 3 शिकायतें आई। तो जब कॉफ़ी ए अन्नान जब जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, तो उन्होंने 1 जनवरी 1997 में एक इंक्वायरी इनिशिएट की, और साथ में उन्होंने ये जानना चाहा कि कौन कौन से यूएन में कौन कौन से रिफॉर्म लाने चाहिए। तो सजेस्ट फॉर अ न्यू मेंबर कंट्रीज टू बी इंक्लूडेड इन यूएनएससी। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि कौन से नए मेंबर जो हैं वो मेंबर कंट्री बन सकती है, अगर वो ये वाली जो ये रिकमेंडेशन है उनको फुलफिल करते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसी कंट्री यूएनएससी का मेंबर बन सकती है जो मेजर मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो, साथ में वो यूएन के बजट में क्या करती हो, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर हो, यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट करती हो, और पॉपुलेशन जिसकी बहुत ज़्यादा हो, डेमोक्रेटिक नेशन हो, यानी जहाँ पर क्या हो, डेमोक्रेसी हो, साथ में वहाँ डाइवर्सिटी हो इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ कल्चर। और ये देखा गया कि इंडिया जो है ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। कैसे, इंडिया मेजर मिलिट्री पावर है, साथ में इकोनॉमिक पावर भी, अब इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, 4 ट्रिलियन यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमी है वो हमारी 4 ट्रिलियन है। साथ में यूएन के बजट में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर तो भले ही नहीं है, लेकिन हमेशा यानी रेगुलर कंट्रीब्यूटर जरूर है। अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्वियसली हम लोग क्या है, हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पर वो नंबर 1 कंट्री है। डेमोक्रेसी हमेशा से स्टैब्लिश्ड है यहाँ पर, साथ में डाइवर्सिटी तो हर जगह देखने को मिलती है। हमारे यहाँ 2 किलोमीटर पे भी अगर दूर जाओगे तो वहाँ डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। सो इंडिया फुलफिल ऑल दीज कंडीशन। वीटो पावर क्या है, नेगेटिव वोट टू एंजॉय बाय परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी टू स्टॉप अ डिसीजन। नेगेटिव वोट, जैसे कि 5 मेंबर हैं यूएनएससी के, जिसमें से टोटल 15 है, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। तो इन 5 परमानेंट ने किसी ने भी वीटो पावर का यूज कर लिया तो वो डिसीजन जो है वो रुक जाता है या एकदम पलट जाता है। डिमांड टू अबॉलिश वीटो पावर, ये डिमांड उठती है कि वीटो पावर को क्या कर सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं, अगर इतना ही प्रॉब्लम है। तो क्यों ये वीटो पावर को अबॉलिश करने की डिमांड उठती है, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड सोवरेन इक्वालिटी इन द यूएन। क्योंकि ये माना गया कि पूरे यूएन को ये 5 मेंबर ही चला रहे हैं, अगर एक डिसीजन को रोकना है तो ये 5 मेंबर्स में कोई एक ने ही मना कर दिया तो वो डिसीजन वहीं की वहीं रुक जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है।
वहीं परमानेंट मेंबर जो है उनके पास दो प्रिविलेज है, एक तो उनके पास वीटो पावर है, दूसरा वो परमानेंट मेंबर है, यानी कि इनकी मेंबरशिप कभी चेंज नहीं होती यूएनएससी में। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये क्या है, ये हमेशा परमानेंट रहते हैं और इन्हीं के पास क्या है, वीटो पावर। अब ये बोला जाता है कि अगर इसको अबॉलिश कर दिया गया तो क्या दिक्कत हो सकती है। विदाउट वीटो पावर देयर इज डेंजर दैट द ग्रेट पावर वुड लूज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी। तो ये माना जाता है कि अगर वीटो पावर को हमने खत्म कर दिया तो ये जो 5 मेन पावर है वही उनके पास क्या है, वो न्यूक्लियर पावर भी है, साथ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, डेवलप्ड नेशन है। अगर इन्होंने इस बॉडी को नहीं, अगर इनको वीटो पावर नहीं दिया गया तो वो यूएन को ही नहीं मानेंगे, और यूएन को क्रिएट भी इन्हीं पावर्स ने किया है, तो यूएन की मानेंगे ही नहीं। तो अगर, क्योंकि कोई भी डिसीजन क्या है, बाइंडिंग नहीं है, ओनली वीटो पावर कंट्रीज के डिसीजन बाइंडिंग है, तो यही इन्हीं के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। तो यही क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज कर देंगे, और यही सुपर पावरफुल कंट्री अगर इन्होंने नहीं माना तो और सारी कंट्रीज के इंटरेस्ट जो है वो खतरे में आ सकते हैं, मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। और इससे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकती है। और देखा जाता है कि यूएन का जो फंड होता है मोस्टली ये फंड इन्हीं मेंबर्स के द्वारा दिया जाता है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन रेगुलर बजट फॉर 2019 का अगर हम यूएन का बजट देखें तो उसमें यूएसए ने 22% यानी हाईएस्ट जो है फंड दिया है, किसको, यूएन को। तो आप देखेंगे चाइना ने 12%, यूके 4.5%, फ्रांस 4.4%, रसिया 2.4%। तो ये जो 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर अकेले ही कम से कम 35 to 40% बजट जो है यूएन का ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए ये माना गया है कि अगर इनकी वीटो पावर को स्टैब्लिश कर दिया तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है, और साथ में यूएन को अगर इन कंट्रीज ने नहीं माना तो उसका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आगे एक और जो है इसका पार्ट बनेगा, तो आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।